नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रिसालिया खेड़ा गांव की पीएचसी में। यहां पे आपको बता दें कि रिसालिया खेड़ा डबवाली विधानसभा का गांव है और यहां से जो विधायक हैं डबवाली विधानसभा से अमित सिहाग, उनकी देखरेख में, उनके प्रयासों से पिछले लंबे समय से जो है वो लगातार वैक्सीनेशन कैंप जो है वो आयोजित करवाए जा रहे हैं। शुरुआत की थी रामगढ़ से, रामगढ़ के बाद एक एक गांव करते करते आज लगभग 7 गांव के अंदर कैंप जो है वो लग चुके हैं। रिसालिया खेड़ा में कैंप था और यहाँ पे विधायक अमित सिहाग जो है वो खुद पहुंचे और यहाँ पे आकर के मरीजों से वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। तस्वीरें आपने देखी किस प्रकार से विधायक खुद जो है वो लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए, अभी विधायक अमित सिहाग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर के, इसके साथ साथ और अनेकों मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। अमित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि रामगढ़ से शुरुआत की थी, अब तक टोटल कितने गाँव में वैक्सीनेशन कैंप लग चुके हैं? तकरीबन 7 गांव के अंदर लग चुके हैं और इसमें मतलब कई गांवों में जो बड़े गांव हैं उसके अंदर 3-3 बार भी हमने कैंप लगाए हैं। तो मेरी सोच है कि एक एक गांव को लेकर उसमें तकरीबन जो हमने टारगेट रखा था 90% प्लस का एक एम्बिशियस टारगेट था कि वहाँ तक लेकर जाया जाए, जिसमें हमने 3 गांव में ऐसी सफलता की। मुन्ना वाली तो हरियाणा में उन्होंने अपना मुन्ना वाली गाँव ने अपना रिकॉर्ड दर्ज किया जब 100% जो एलिजिबल थे उनको वैक्सीनेट पहला डोज लगाने का काम किया। उसी तरीके से रामगढ़ ने भी तकरीबन 95-96 और चकजालू ने भी इतना कर चुका है। और अब हम रसालिया खेड़ा, जंडवाला और भारूखेड़ा में 3-3 कैंप लगा चुके हैं। तो उम्मीद है अगले 2 कैंपों के बाद वो भी अपने 90 का टारगेट पूरा कर लेंगे सर। अभी जो आप वैक्सीनेशन जो कैंप लगा रहे हैं, इसमें कोई एज क्राइटेरिया भी निर्धारित है कि 18 प्लस वाले लगवाएंगे? हाँ बिल्कुल, जो अब सरकार की तरफ से है कि 18 प्लस वाले जितने भी लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन लगाई जाती है। कईयों को जो सेकंड डोज भी ज़रूरत होती है, हालांकि अभी नज़दीक है, इतना शुरू नहीं हुआ सेकंड डोज का, बट जिनको है वो भी करते हैं। और मुख्य रूप से इसका रमेश भाई ये एक मेरा लक्ष्य था जब मैंने शुरुआत में देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, अलग अलग तरह की लोगों की सोच थी कि भी इससे कुछ हो जाएगा, वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। और बहुत लो परसेंटेज था सरकार की, मतलब वैक्सीन उपलब्ध ना होना तो एक समस्या थी, मगर उसको ना लगाना वो दूसरी समस्या थी। इसलिए मैंने इस अभियान का नाम जो इस ग्रामीण अंचल के लिए, खास करके डबवाली के लिए, कि हमारा गाँव सुरक्षित गाँव के नाम से इस अभियान का शुरू किया कि लोगों को कहीं ना कहीं इसकी एक जागरूक किया जाए। और अब एक सिस्टम बदला है। अगर आप अब सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनसे भी बात करेंगे, जब मैंने शुरुआत की थी तो वहाँ पे वो कहते थे लोग आ नहीं रहे लगाने के लिए। अब ये है कि जब मैं वैक्सीन मांगता हूँ तो कहते हैं वैक्सीन की कमी है, हर जगह पे लोग अब कैंप लगाना चाहते हैं और अपने आप लोग कैंप में आ रहे हैं। जैसे यहाँ कह रहे थे कि आज की तारीख में भीड़ इतनी हो जाती है, बड़ा मुश्किल कई बार संभालना हो जाता है। तो ये एक अपने आप में मैं मानता हूँ इसके अभियान की सफलता है। अभी मतलब कि जो भ्रांतियाँ थी ग्रामीण अंचल के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर के, तो वो भ्रांतियाँ अब दूर हो चुकी हैं? बहुत मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक लोगों में। अब मैं जब महिलाओं का खास करके देख रहा हूँ, जैसे पहली बार जब रसालिया खेड़ा में कैंप लगा था, हम खुद देख के हैरान थे जिस स्तर पर लोग आ गए। और अंदर आने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा 5-10-15 मिनट लगे थे, इतनी भीड़ हो गई थी और महिलाएं इतनी ज़्यादा संख्या में। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और अपने आप में दर्शाता है कि लोग जब वैक्सीन कम पड़ रही हो, हालांकि वैक्सीन की पूरी वैसे भी कमी है, बट वैक्सीन कम पड़ रही हो और लोग ज़्यादा लगवाना चाहते हैं, तो अपने आप में हम मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं सफलता हमें मिली है। ठीक है अमित जी, आपने वैक्सीनेशन को लेकर के एक मुहिम चलाई है, ठीक है, अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं, करते रहिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो डबवाली विधानसभा में विकास कार्यों के लिए, विकास के उत्थान के लिए किस तरह के कदम उठाए गए? देखिए, मेरी सोच हमेशा से एक ही रही है कि कभी कोई चुनौती को, चाहे मैं विपक्ष में ज़रूर हूँ, मगर ये नहीं मानता कि भाई ये कोई इसको अपने आड़े नहीं आने देता। तो जो भी मुद्दे थे मैं निरंतर प्रयास के, बड़ी बड़ी हमें सफलताएं भी पिछले 1.5-2 साल में मेरे बनने के बाद हासिल हुई। हमने, आप जैसे जानते हैं, ब्लड बैंक 30 साल पुरानी मांग थी, उसको हासिल किया। उसी तरीके से हमने जो अपना यहाँ पे गोल चौक है हमारा, बठिंडा चौक जिसको बोलते हैं, तो एक वहाँ पे ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। तो मेरा इसमें सोच थी इसको छोटा करके किसी तरीके से वहाँ पर, तो अब वो हमें NHI से मंजूरी मिल गई, उसका टेंडर हो गया, जल्द काम शुरू होने जा रहा है, उसे छोटा किया जाएगा, ट्रैफिक लाइट की, स्लिप रोड की सुविधा, ड्रेनेज की सुविधा मिलेगी। तो इसी तरीके से 29 करोड़ की एक परियोजना, जो ये मान लीजिए कि जो मीटिंग होनी होती है, जो सही मायने में हरियाणा सरकार की हाई पावर्ड कमेटी की, जिसके अंदर बड़े बड़े पब्लिक हेल्थ के फैसले लिए जाते हैं, उससे पहले खास करके हमने डबवाली के लिए मंजूर किया है 29 करोड़ का जो सीवरेज और पानी के, पीने के पानी की समस्या जो अप्रूव्ड एरिया में, वो आने वाले समय में हल हो जाएगी। इसकी एक संरचना तो डॉक्टर KV सिंह जी के समय की थी स्कीम की, 2013 उससे पहले की,
जब हमारे कुछ काम उस समय हो गया था, और उसके बाद जो अटका हुआ था वो हम मंजूर करा के लेकर आए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अब मैं सब्जी मंडी के लिए लगा हुआ था कि उसका स्थानांतरण करने के लिए। और हमने एक नारा दिया था कि एक वोट से आपको 3 सरकारों में हिस्सेदारी मिलेगी। और उसका उदाहरण सबसे बड़ा है कि यहाँ पर जो हमारे कई सारे पुल हैं, 7 पुल थे जो राज कैनाल पर तकरीबन जर्जर हालत में थे, उसका मैंने बेड़ा उठाया। और उसमें से मैं ये मान लीजिए 7-8 जगहों पे मुझे जाना, पंजाब सरकार के पास, हरियाणा सरकार, अधिकारियों, मुख्यमंत्री, उसके बाद आखिरकार राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी बनती तो उनके पास गया और अशोक गहलोत जी से फाइनली उनकी मदद से, उनके महकमे की दफ्तर की मदद से फाइनली वहाँ से प्रूव करा के अब 2 पुल हमारे तकरीबन कंप्लीट होने जा रहे हैं, जो 10, 12, 15 साल से सरकार ने भी बोर्ड लगाया हुआ था कि भी ये कंडम हालत में इस पर ना जाए। तो इसके अनेकों तरह की कोशिशें हैं, विकास के लिए लगे हुए हैं और प्रयास मेरी तरफ से निश्चित रूप से जारी रहेंगे। अभी नहर का जिक्र आया तो एक आपका पुराना लंबित मुद्दा भी था नहर को लेकर के, क्योंकि एक नहर अलग से निकालने की मांग किसानों के द्वारा लगातार की जा रही थी। तो उस प्रोजेक्ट पे कहां तक कार्रवाई? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कालवाना खरीफ चैनल जैसे है, डॉक्टर साहब ने 3 परियोजनाओं की सोच रखी थी कि भी इस पूरे क्षेत्र को पानी से वंचित ना रहे इरिगेशन के लिए। उसमें से एक हमारी सिरे चढ़ गई रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल, तकरीबन सारा काम हम करवाने में सक्षम रहे। उसके बाद जो तिगड़ी खरीफ चैनल और कालवाना खरीफ चैनल थी, ये उनका सपना था और मैं उस सपने को आगे लेके जाना चाहता था। और ये आप ये मान लीजिए, मैंने हर एक विधानसभा सत्र में इसकी मांग उठाई है। घग्गर के पानी के लिए पिछले से पिछला जो सत्र था उसमें मैंने प्रश्न लगाया है कि भैया कि आप घग्गर के पानी का, ये हमारे जो कालवाना खरीफ चैनल का, और मुझे वहाँ से एक सूचना जो जेपी दलाल जी के माध्यम से जो लिखित में भी मिला कि भाई ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, इस कारण से हम नहीं दे सकते। और मैंने ये बात रही थी कि क्या ये पानी की कमी की पानी की किल्लत है या आप लोगों की राजनीतिक मंशा की कमी है कि जिसके कारण से आप नहीं देते। तो कहते नहीं, ये बात पानी की। तो मैंने कहा इससे पहले फिर अगले मैंने सत्र में ये सवाल लगाया कि घग्गर की जो नदी से जो जितने भी आपने चैनल्स निकाल रहे हैं, तो 2014 के बाद कितने मंजूर किए? तो उन्होंने खुद बताया कि 4 मंजूर किए गए। तो मैंने कहा कालवाना खरीफ चैनल तो पहले मंजूर हुआ था, तो इस फिर आपने अगर पानी की कमी तो ये 4 कैसे मंजूर किए? फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमारी तरफ से प्रयास है, बल्कि मेरे एक साथ के विधायक ने इस पर एक टिप्पणी ली कि भाई साहब, मुझे एक बात तो समझ आ गई, हमें कुछ पता ना हो दवाली के बारे में, ये पता चल गया कि वहाँ पे कालवाना गांव है, क्योंकि आपने इतनी बार ये मुद्दा उठा दिया। तो मेरी तरफ से प्रयास जारी रहेगा और जब तक हम इसको हासिल ना कर दें इस सरकार में, नहीं तो हमारे जब मौका मिलेगा तो उसे करेंगे। बट घग्गर का पानी दिलवाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये कमी खल रही है कि आप सरकार के विधायक नहीं है, विपक्ष के विधायक हैं। अगर सरकार के विधायक होते तो शायद ये मुद्दे जो है वो आसान हो जाते। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, विधायक हूँ, चाहे मेरे पास कितनी अड़चने हो। मैं इस चीज़ को अपने लिए पाबंदी नहीं मानता कि सरकार का मैं मेरी अभी हिस्सेदारी नहीं है। ज़रूर मानता हूँ अगर हमारी सरकार होगी तो बहुत खास करके जो मैं मानता हूँ नौकरियाँ हैं, जो रोज़गार देने के साधन है, वो मैं बेहतर रूप से पैदा कर सकता हूँ। और कुछ ये बड़े परियोजनाएं हैं, मैं मानता हूँ और अभी तक और तीव्र गति से काम कर सकता था। तो मुझे से वो लालसा है कि किस तरीके से मैं इस हल्के को और बेहतर करूं। ज़रूर जब हमें मौका जनता ने मुझे बतौर विधायक दिया है तो मैं मानता हूं 90 विधायकों में से जितना सबसे बेहतर करके दे सकता हूं, फिर भी मैं चाहे विपक्ष में होकर भी वो काम करने का प्रयास रहेगा। एक चर्चा अभी जैसे पीछे बारिश आई थी तो विधायक जी आपके गांव चौटाला में काफ़ी जो वीडियो वायरल हुए थे कि सिलेंडर जो है वो तैरने लग गए थे बारिश के पानी के अंदर। तो आपने विधानसभा का पूरा मुद्दा उठा रखा है, तो गाँव का भी थोड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल ज़रूर। देखिए, चौटाला गांव की जो है, जिस तरीके से हमारी अभी एस्टिमेट कमेटी की बैठक थी, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, चलती रहती हैं इन द बैकग्राउंड। और इसके अंदर क्योंकि इसका जो परियोजना महाग्राम उसमें परियोजना के अंदर लिया गया, पहले गंगा गांव का चल रहा है, तो उसके लिए भी मैंने जायज़ा लिया। और यहाँ का भी जो सीवरेज की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, और जहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत के तौर पर वहाँ पर जो सड़कें का था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारू खेड़ा, आसा खेड़ा, साबुवाना की तरफ जो सड़कें जाती हैं पूरी जर्जर हालत में, किसी ने सुध नहीं ली। तो वो तीनों सड़कें आज की तारीख में बन रही हैं, तो जिसमें हमने पूरा प्रयास किया। और जो आगे मैं मानता हूं जब ये महाग्राम के अंतर्गत इस पे काम शुरू होगा तो पूरी हमारी निगरानी रहेगी किस तरीके से कि सीवरेज और ये ड्रेनेज की जो सिस्टम सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पर गांव में मिले। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वैसे, इसमें कोई दो राय नहीं कि भी जिस गांव से हम ये मान लो जिसकी पहचान पूरे हरियाणा के, पूरे देश के पटल पे, वहाँ पे आज की तारीख में ऐसी परिस्थितियाँ हों, तो हमें, मैं मानता हूँ जो खास करके सरकार में नुमाइंदे इस गांव से गए, उनको खास करके कम से कम
उस गांव को अपनाते हुए उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी ज़रूर निभानी पड़े। जब मेरे पास, मैं मान रहा हूँ, सरकारी संसाधन होगा तो आप ये देखिएगा ज़रूर मैं कायाकल्प करने का भी काम करूँगा, बट अभी बतौर विधायक जितनी जिम्मेवारी है ज़रूर उसको यानी निभा। कि एक गांव से 4-5 एमएलए हों और जिस गांव से उप प्रधानमंत्री तक रह गए हों, 2-3 बार सीएम रह गए हों, उस गांव की हालत जो है, जो दूसरे गांव के लोग देखते हैं या दूसरे प्रदेशों के लोग देखते हैं तो काफ़ी दयनीय खुद ही कई बार जाके इस चीज़ को महसूस करता हूँ। तेजा खेड़ा भी जाता हूँ, चौटाला भी जाता हूँ, तो मुझे ये ज़रूर रहती है कि भाई ये एक अपने आप में उदाहरण होना चाहिए। आज की तारीख में ज़रूर एक नाम तो ज़रूर है, मगर जो विकास के रूप में उदाहरण होना चाहिए वो शायद अभी भी कमी है, और उसकी तरफ मैं मानता हूँ राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको एक सोच रखनी ज़रूरत है, और मैं उसके लिए जितना मेरे पास ताकत है उसका ज़रूर मैं प्रयास करके, और आने वाले समय में कुछ ऐसी ज़रूर कुछ प्रोग्राम्स भी, परियोजना भी बना रहा हूँ, चाहे अगर सरकार से मदद नहीं मिलेगी तो खुद अपनी उसमें करेंगे। सर क्या लग रहा है चौटाला गांव के अंदर विकास कार्यों की अभी तक कमी है, क्योंकि काफ़ी समस्याएं जो हैं वो चौटाला गांव के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या चौटाला गांव भी राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है, या फिर जो भी रहे यहाँ पे एमएलए रहे या एमपी रहे या जो भी रहे वो उन्होंने इसको सुधारीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया? देखिए, व्यक्तिगत सोच का बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आज मैंने जैसे एक अभियान चलाया है, मेरे को कोई किसी ने शायद कहाँ पे कितना किया मुझे नहीं पता, बट ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी कि ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो सरकार को कोसता रहूँ कि वैक्सीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं चाहता था कि अपने जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको किसी तरीके से जागरूक करके जितना मैं सुरक्षा कवच के रूप में ये मदद कर सकता हूँ बीच में एक कड़ी के रूप में, मैं करूँ। उसी तरीके से जो मैंने काम अभी तक किए हैं वो मेरी जिम्मेवारी के तहत भी, और जो खुद दिलचस्पी, तो मेरी रुचि है कि कहीं ना कहीं राजनीति का आयाम केवल और केवल एक विकास, एक मापदंड सबसे बड़ा होना चाहिए। और मैं ज़रूर मानता हूं, जैसे आपने चौटाला का कहा, कहीं ना कहीं विल की कमी थी, कहीं ना कहीं दिलचस्पी की कमी थी, विजन की कमी थी, हर चीज़ की कमी थी। इस कारण से आज की तारीख में बड़े मौके होने के बावजूद भी हम उस गांव को एक मैं मानता हूँ उस पटल पर नहीं लेकर आए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ज़रूर मेरा एक मंशा है कि इसको कहीं ना कहीं जब मौका मिले, जब जैसे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी की उदाहरण के दे, वॉलीबॉल के इतना बड़ा हमारा एक सेंटर रहा है। पुराने ज़माने में जब मैं जाता हूँ, बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ से बड़े अच्छे स्तर के नेशनल खिलाड़ी भी गए, मगर हमने उसमें कोई आगे दिलचस्पी नहीं ली। आज हमारे जो टोक्यो ओलंपिक्स और जैसे हैं, यहाँ से तो खिलाड़ी निकलने चाहिए, वो खिलाड़ी कहाँ हैं? क्योंकि हमारे शायद किसी ने उस चीज़ की दिलचस्पी नहीं। तो ज़रूर अब तक अगर बात करें तो डबवाली विधानसभा में कितने करोड़ रुपयों के विकास कार्य जो है वो शुरू हो चुके हैं या करवा चुके हैं? देखो, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि अमूमन आंकड़ा तो नहीं है। जैसे मैंने कहा 29 करोड़ का एक परियोजना हमारे शहर के लिए मंजूर है, उसके साथ साथ 5 करोड़ की हमारे वहाँ पर एक जो सीवरेज की लाइन डलनी थी एक पूरी पर्टिकुलर कॉलोनी के लिए, वो एक बड़ी परियोजना थी। वहाँ के खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए एक बड़ी सहूलियत मिलेगी। तो ये तो मोटा मोटा ये हो गया। हमारे पास मान लो 1.25 करोड़ की जो चौक की परियोजना है, ये लेकर आए हैं कहीं ना कहीं। तो उसके अलावा अब ये पुल का काम चल रहा है आपके सामने। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक आंकड़ा, मैं उसमें नहीं देखता ये कितने करोड़ की है, उसका बेनिफिट कितना मिल रहा है वो ज़रूरी है। और मोटा मोटा मैं कहता हूँ जो टारगेट सेट किए थे, मैं आप ये देख लीजिए जनता को मैंने जो बातें कही होंगी उसमें तकरीबन मैंने आपको सामने करके दिखाया भी है। ये नहीं कि मैंने कहा कि भाई ये करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सड़कों की बात कही होगी तो ये सड़कें कहीं ना कहीं आपकी बनती हुई या उन पे काम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो मैंने परियोजनाएं शहर के लिए कहीं उस पर कोशिश है। तो आंकड़े केवल पैसे के आधार पर नहीं, सुविधा के आधार पर ज़रूर मैं मानता हूँ आज की तारीख में। मैं अगर विधानसभा में भी जाता हूं तो मेरे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई हमने आपके इतना तो है कि भाई आप पहले डवाली के बारे में हम सुनते नहीं थे, अब हमें पता है कि डवाली में क्या काम भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ कि आपकी सोच से हम प्रभावित हैं कि भाई एक आप अच्छा काम कर रहे हो बतौर विधायक। तो ये मुझे सबसे बड़ी खुशी जब मिलती है जब मेरे खुद के जो परिवार के लोग हैं, जो इस हल्के के लोग हैं, और जो मेरे सहयोगी हैं या जो मैं कहता हूँ विधानसभा में हमारे साथ हैं, वो लोग भी जब ऊर्जा भरते हैं, कहते हैं कि, तो मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं सही दिशा में चल रहे हैं। और जितना भी भगवान ने आशीर्वाद दिया है
मैं लंबी सोच नहीं रख के हर एक दिन में जो कर सकता हूँ बेहतर, बस वो प्रयास। शुक्रिया अमित जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अमित सियाग ने क्या कुछ कहा और कितनी परियोजनाओं को अब तक ये पूरा कर चुके हैं और किसानों के लिए आने वाले समय में क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, उन तमाम विषयों पे चर्चा की। चौटाला गांव को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा कि बारिश का पानी लगातार इकट्ठा हो जाता है। तो आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक 3 साल और बचे हुए हैं इनके कार्यकाल के, और इन 3 सालों में क्या कुछ ये उपलब्धि हासिल करते हैं या फिर अभी आगे जो है वो ठंडे रह जाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार हम आपको इनकी अपडेट जो है वो लगातार देते रहेंगे, तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।